वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीए बीएससी बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर। को करिकुलर कोर्स जो थर्ड सेमेस्टर में आपका है, तृतीय सेमेस्टर में, इसका नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। दोस्तों ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसे हिंदी में कहते हैं मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ये सभी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप कराया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें केवल और केवल आपको पास करना रहता है और इसका मार्क्स आपकी मार्कशीट पर नहीं जुड़ता। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है और यहीं से आप सभी के एग्जाम में, यानी आप सभी के यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं होंगे वो अपना आंसर की चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, समय आपको 2 घंटे का मिलेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क यहाँ देख सकते हैं 100 दिया गया, लेकिन 75 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा अदर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य साफ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है? ये आपका पहला प्रश्न है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं SDG 8, SDG 9, SDG 16 और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर SDG 6। तो दोस्तों आपको बता दें, स्वच्छ जल यानी सतत विकास लक्ष्य जो साफ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दोस्तों SDG 6 से। SDG 6 से संबंधित है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरण ये एक संयुक्त अवस्था है। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन्वायरमेंट इन द कंपोजिट स्टेट ऑफ। यहाँ है पहला ऑप्शन जैविक कारकों की, अजैविक कारकों की या प्राकृतिक भौगोलिक संबंधी कारकों की या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, पर्यावरण एक आयुक्त अवस्था है। जैविक कारक, अजैविक कारक, भौगोलिक यानी कि प्राकृतिक भूगोल से संबंधित जो कारक हैं उनके भी, और यहाँ पर इसी प्रकार से आप आंसर टिक करेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि जैविक, अजैविक और प्राकृतिक भूगोल ये सभी मिलकर के पर्यावरण का एक संयुक्त अवस्था है। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं बचाव और गरीबी को कम करना। ये सतत विकास के लिए आवश्यक है। ये तीनों आवश्यक हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हों, तो कैसे रिपीट होंगे इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सतत विकास के लिए आवश्यक पूछा गया, कभी कभी पूछ लेता है जैव विविधता का संरक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप कहेंगे किसके अंतर्गत? सतत विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और चौथा प्रश्न क्या है आपका? दोस्तों चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी दिखेगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है SDG 6। तो SDG 6 जो है वो किससे संबंधित है? अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली से संबंधित है। तो SDG 6 दोस्तों ये स्वच्छता, ये स्वच्छ जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वच्छ जल से संबंधित है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सुमेलित पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है? बी है SDG 1। तो SDG 1 सतत विकास का लक्ष्य जो है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन सी पूछा गया है कि SDG 13 किससे संबंधित है? तो SDG 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सुमेलित है। और रही बात डी की SDG 3, तो ये स्वस्थ जीवन सुनिश्चित, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना SDG का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही है, यही आपका सुमेलित है। बाकी सभी आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 5वां प्रश्न दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पर दिया गया अर्थ समिट वाज हेल्ड। पृथ्वी सम्मेलन कब संचालित हुआ?
तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो दोस्तों वो जून 1992 में, कहाँ कब, जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने हैं। ओके, चलिए 6वां नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, वायु में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है। ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 6 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों वायु में सबसे अधिक प्रतिशत जो होता है वो नाइट्रोजन गैस का होता है। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों वायु में, 78.8% पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है, 78.8%, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग को क्लास समझ में आ रही है, सभी लोग आंसर भी करते रहेंगे साथ ही साथ। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है, पेड़ का कार्य। पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु प्रदूषण और ऑक्सीजन मुक्त करना। चलिए तो कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये पेड़ का कार्य है, सौर का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइस ये भी पेड़ का कार्य है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए है वायु प्रदूषण, तो ये पेड़ का कार्य नहीं है, और ऑप्शन डी भी सही है ऑक्सीजन मुक्त। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा पेड़ का कार्य नहीं है, एयर पॉल्यूशन पेड़ का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल कब सक्रिय हुआ। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल कब सक्रिय हुआ, तो दोस्तों ये सक्रिय हुआ था अक्टूबर 2010 में। कब, 18 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सक्रिय हुआ था। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT केम्स इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2010। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इस, हरित विकास पुस्तक जो है उसके लेखक कौन थे। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दोस्तों हरित विकास पुस्तक जो थी वो WM एडम्स के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, WM एडम्स के द्वारा। WM एडम्स ने हरित विकास पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का पहला संस्करण दोस्तों 1990 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1990 में। WM एडम्स ने जो हरित विकास लेखक या हरित विकास पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे, WM एडम्स। हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। और ये पुस्तक, इस पुस्तक का पहला जो संस्करण बिका था वो कब बिका था, प्रकाशित कब हुआ था, 1990 में। कब, 1990 में पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरित विकास के लेखक को ध्यान रखिएगा, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है और इस बार रिपीट होने की संभावना है। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी थी, तो आपको बता दें दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो दी थी वो A.G. टेंसले ने दी थी। किसने दी थी, A.G. टेंसले ने दी थी। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया उत्पादक, क्या उत्पादक जो है प्रोड्यूसर वो प्लांट होते हैं। बी दिया गया उपभोक्ता, कवक उपभोक्ता होते हैं। सी है उत्पादक जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। और डी दिया गया उपभोक्ता, ये पौधे होते हैं। तो आपको बता दें इसमें जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर ए आपका है, प्रोड्यूसर इज ग्रीन प्लांट। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पर्यावरण की जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल आर। ऑप्शन दिया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं वो उत्पादक होते हैं,
या उपभोक्ता होते हैं या फिर अपघटक होते हैं या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें पर्यावरण के जैविक जो घटक हैं ये सभी जैविक घटक हैं एक प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। और 13 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि पारिस्थितिकी के मध्य संबंध का अध्ययन क्या है। पारिस्थितिकी जो है वो किसके बीच का अध्ययन है, किसके मध्य का अध्ययन है। तो आपको बता दें पारिस्थितिकी प्राणी एवं पर्यावरण के मध्य का अध्ययन है। कौन सा? प्राणी एवं पर्यावरण के मध्य का अध्ययन है, प्राणी एवं पर्यावरण। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया गया है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोग को एक क्लास और देने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जिनका पेपर हो जाएगा, पेपर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि इसको भी सॉल्व कराया जा सके। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका है, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1990 में, 1980 में या फिर 1986 या 1987 में। तो आपको बता दें दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1980 में। कब? 25 अक्टूबर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है पूछा गया है दोस्तों। वायु, पौधे, बैक्टीरिया और जंतु। तो आपको बता दें जंतु, बैक्टीरिया और पौधे ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ये वायु दिया गया है ये जैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक घटक नहीं है वो है वायु। और जैविक घटक कौन कौन से हैं? पौधे, बैक्टीरिया और जंतु। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में मनुष्य एक प्रकार का उत्पादक है या केवल प्राथमिक उत्पादक है या केवल द्वितीय उपभोक्ता है, या फिर डी दिया गया है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य को तब प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है जब वह पौधे और उनके उत्पादों पर उपभोजन करते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य को तब हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। कब? जब वह पौधे और उनके जो उत्पाद हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तब उनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भैया। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों ने देखा। अब हम 17वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो वन, चारागाह, मरुस्थल या समुद्र होता है। तो सबसे स्थिर पूछा जाए, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशियन। ओशियन जो है यानी समुद्र, समुद्र आपका सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए 18 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या वो जलमंडल है, ये बायोम है, या फिर स्थलमंडल या जीवमंडल? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जीवमंडल है। कौन सा है दोस्तों? जीवमंडल, बायोस्फीयर, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीवमंडल पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए 19 नंबर प्रश्न। 19वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन या प्लांट रिप्रोडक्शन। तो आपको बताना है चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। आपको ध्यान देना है कि जो चिपको आंदोलन था ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम
चंडीगढ़ प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने किया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका 20वां प्रश्न पूछा गया है जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण। तो जैव विविधता के विनाश का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? ऑप्शन ए दिया गया प्राणियों के प्राकृतिक वास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैव विविधता का जो विनाश हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है प्राणियों की प्राकृतिक वास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो वनों का विनाश। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी जो हैं जैव विविधता के विनाश का कारण है। ओके, चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। तो वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिवस आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिएगा, और आप लोग को सबसे ज़्यादा जो पढ़ लेना है वो विवेकानंद से संबंधित, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, साथ ही साथ महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका यहाँ पर 22 अप्रैल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत पूछा गया है। तो अक्षय स्रोत क्या है? अक्षय स्रोत आखिर में होता क्या है दोस्तों? अक्षय स्रोत मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को बिना नुकसान पहुंचाए हुए या बिना किसी ईंधन के जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उससे कहते हैं अक्षय स्रोत। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका जल विद्युत योजना हो गया, जल परियोजना हो गया, या फिर पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये अक्षय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अक्षय स्रोत के अंतर्गत पूछा गया कि कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत रहे, तो यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। जब भी अक्षय स्रोत पूछा जाए तो अक्षय स्रोत का मतलब आप ध्यान दे लीजिएगा। पहला आप ध्यान रखेंगे पवन ऊर्जा, फिर पानी यानी कि जल विद्युत परियोजना, और तीसरा सौर ऊर्जा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके जो है अक्षय स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको लेगा 24 नंबर प्रश्न। 24वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, इनमें से इम्पॉर्टेंट पूछा गया है कि कौन सी इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और दिया गया है यहाँ पर फ्रेऑन। ओके, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो महत्वपूर्ण जो आपका ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका है। 25वां प्रश्न है कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के घटक, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के घटक कौन से हैं? कर्मचारी व ग्राहक, पर्यावरण व समाज, या ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के जो घटक हैं वो कर्मचारी और ग्राहक, पर्यावरण व समाज, ये दोनों हैं। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व ओजोन दिवस, सभी लोग बताइए कमेंट करके कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है आपका व्यास, वाल्मीकि या तुलसीदास या श्री कृष्ण के द्वारा। तो भगवत गीता जो लिखी गई थी दोस्तों वो व्यास के द्वारा लिखी गई थी। वेद व्यास ने भगवत गीता का जो है रचना किया था भगवत गीता का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए अब 28 प्रश्न नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य के बारे में सही नहीं है? मानव मूल्य के बारे में सही नहीं है कौन सा? पहला दिया गया शांति, ईमानदारी, प्रेम या संदेह। तो दोस्तों मानव मूल्य के बारे में सही नहीं है। अब मानव मूल्य क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। मानव मूल्य में सबसे पहला जो आता है वो नैतिक मूल्य आता है। क्या आता है? नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपका न्याय हो गया और ईमानदारी। ये नैतिक किसके अंतर्गत आते हैं? नैतिक मूल्य के अंतर्गत न्याय और ईमानदारी आ जाता है। दूसरा आपका आ जाता है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य में क्या होता है? इसके अंतर्गत आते हैं शांति, प्रेम और अहिंसा। ठीक है, शांति, प्रेम और अहिंसा ये आपके आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और रही बात भौतिक मूल्य की, ठीक है, भौतिक मूल्य, तो भौतिक मूल्य के अंतर्गत भोजन, मकान और वस्त्र आते हैं। तो इसमें आपने देखा कि शांति जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? ये आपके नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। और सी नंबर दिया गया प्रेम, ये भी आपके आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आता है। लेकिन यही बात अगर डी की करें तो डी है संदेह, जो कि मानव मूल्य के बारे में सही उसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधों का संरक्षण देता है? साइबर अपराध को इनमें से कौन संरक्षण देता है? आईटी अधिनियम 2000 या साइबर सुरक्षा अधिनियम या फिर साइबर कानून या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दें दोस्तों कि साइबर, ध्यान रखिएगा, साइबर अपराधों को जो संरक्षण देता है वो आईटी एक्ट 2000 देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? इनमें से किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड इनके बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम को तैयार कर लेना है। ओके चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका है। 31 नंबर प्रश्न पूछ लिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है हु हैज़ द रिटन विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको बता दें विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पुस्तक के बारे में पूछा गया था तो तैयार करके आई स्वामी दयानंद सरस्वती और जो आपके विवेकानंद जी हैं उनका आपको तैयार करना है, उनके जीवनी के बारे में, और उनकी पुस्तक को भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहाँ से पूछे जाएंगे। 32वां प्रश्न पूछा गया है कि निर्णयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो निर्णयन प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। वो कौन कौन से 4 चरण हैं? पहला है बौद्धिक क्रिया, संरचना क्रिया और चयन क्रिया, और लास्ट में एक और होता है। ठीक है, मुझे 3 ही पता था। तो निर्णयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण जो कितने चरण हैं वो प्रमुख 4 हैं। किसी ने 3 बताया है और किसी ने 4 बताया। 2 लोगों ने 2 मत हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ऑप्शन में अगर 3 भी दिखेगा तो 3 आप टिक करिएगा, अगर 4 दिखेगा तो 4 टिक करिएगा। 3 या 4 आपका सही आंसर रहेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33
33 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के कितने प्रारूप हैं। व्यावसायिक सामाजिक और सामाजिक जिम्मेदारी के कितने प्रारूप हैं। तो दोस्तों इसके कितने प्रारूप हैं, 4 प्रारूप हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आपका सी नंबर सही होगा, 4 प्रारूप। ओके चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका 34वां प्रश्न है कि पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के 2 स्रोत, वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं। पहला दिया गया है प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो आपका यहाँ पर दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण के ये दोनों प्रमुख स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, ये दोनों मिलकर के वायु प्रदूषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि जल का पीएच मान। दोस्तों जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7.0 होता है। कितना होता है, 7.0 जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हम करेगा 36 नंबर प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रारूप। तो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रारूप हैं वो कौन से हैं, तो वो प्रारूप हैं दोस्तों आर्थिक व वैधानिक और नैतिक व परोपकारी। तो ये दोनों आपके व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रारूप हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। 37 नंबर प्रश्न है कि शाकाहारी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाकाहारी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, पूछा गया है क्या कि इको सिस्टम क्रिएट्स, इको सिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बनाता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये पूछा गया क्या बनाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। खाद्य श्रृंखला का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है और ना ही खाद्य जल का निर्माण होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण तब होता है जब एक जीवित प्राणी एक दूसरे से अपने आपस के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं और जैविक और अजैविक कारक भी इसमें संयोजन द्वारा इनका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 39। तो खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है दोस्तों वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्राणियों से या फिर प्रकाश संश्लेषण से या श्वसन से या फिर अपघटकों से। तो खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से प्रारंभ होती है। यानी कि आपका 39 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। ओके 40 नंबर प्रश्न आपका है कि खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में कौन कौन सम्मिलित होता है, आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिक्षा में योगदान को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा में योगदान को कौन सा दर्शाता है। पहला दिया गया समेकित शिक्षा और बी दिया गया है मूलभूत शिक्षा या फिर व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षा या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। तो दोस्तों आपको बता दें स्वामी विवेकानंद की शिक्षा में योगदान जो दर्शाता है वो दर्शाता है व्यक्ति के निर्माण के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन ऑफ मैन मेकिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए 42 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वामी विवेकानंद वाज डिस्प्लेस ऑफ, यानी स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य थे, यानी स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रामानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक या फिर रामानुज।
तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों किसके शिष्य थे? ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए जीवन का निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य होना चाहिए वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण और चरित्र निर्माण। व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? जब आप अच्छी शिक्षा रखेंगे तभी आप अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे। जीवन आप कैसे अच्छे जिएंगे? जब आपके पास अच्छी शिक्षा होगी तभी आप जीवन को जी पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपका है जन समूह की शिक्षा की अवधारणा है। जन समूह शिक्षा जो है वो किसकी अवधारणा है? तो ये अवधारणा है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की जो अवधारणा थी वो जन समूह शिक्षा जो अवधारणा है वो स्वामी विवेकानंद जी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर। कौन सा 45 नंबर प्रश्न है आपका कि स्वामी विवेकानंद पर भाषण, स्वामी विवेकानंद पर भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। धर्म विश्व सांसद 1983 या रामायण या उपनिषद या फिर वेद। तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व धर्म यानी धर्म की विश्व सांसद में, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इन्होंने विश्व की संसद में हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाई थी। कब उठाई थी? ये 1893 में। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स 1893। ओके, तो ए नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपका है, पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम में जो रिश्वतखोरी अधिनियम लागू हुआ था वो 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ है? 2010 में यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम लागू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1988 में। कब लागू हुआ था? 1988 में भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है? सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है। अब सोशल मीडिया पहला दिया गया है फेसबुक, दूसरा दिया गया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट। ठीक है, अब आपको इसमें 49 नंबर का सभी लोग को आंसर करना है कि कौन सा इसमें से सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका आंसर आप सभी के द्वारा दिए जाना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी है? सोशल मीडिया कंपनी पूछा गया कि कौन सी अमेरिका की है। ऑप्शन ए दिया गया ट्विटर। तो ट्विटर दोस्तों एक प्रकार की अमेरिकन कंपनी है, फेसबुक भी आपकी अमेरिकन कंपनी है और इंस्टाग्राम भी आपका जो है ये अमेरिका का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने सूचकों पर मापा जाता है? तो भारत में जो आपके यहाँ पर दिया गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक मापा जाता है, तो ये मापा जाता है कितने पर? 8, यानी कि 8 सूचकों पर मापा जाता है। 51 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक में नापे जाते हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक में मापे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है CO, O3,
PM2.5, ऑप्शन बी दिया गया है NH3 PM10 PB और ऑप्शन सी है NO2 SO2। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी वायु प्रदूषक गुणवत्ता सूचकांक में नापे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 52 नंबर का सही आंसर है। ये प्रश्न ध्यानपूर्वक सभी लोग तैयार करके जाइएगा। सेम यही प्रश्न रिपीट होने की संभावना इस बार बिल्कुल है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलिए 53 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की कौन सी दर मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो अब मानव गुणवत्ता सूचकांक में कौन सी दर पूछी गई है कि मानव के स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो ये ठीक ठाक होती है 301 से लेकर के 400 के मध्य। 301 से जब बढ़ता है तो ये थोड़ा सा घातक करती है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रभावित होती है तो वो 401 से लेकर के 500 के मध्य होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण स्मोग के कारक हैं। स्मोग के कारक पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से स्मोग के कारक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इंसीरेटर्स, बी दिया गया वाहनों से उत्सर्जित, सी दिया गया इंसीरेटर व वाहनों से उत्सर्जित दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बोथ, यानी कि इंसीरेटर व वाहनों के उत्सर्जन दोनों से स्मोक प्रदूषण के कारक होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, जिन्होंने सी टिक किया होगा उनका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर प्रश्न है। 55 प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल के पीलेपन के लिए जिम्मेदार है। जो ताजमहल पीला हो रहा है वो उसका जिम्मेदार किसे ठहराया गया है। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को तो ताजमहल के पीलेपन का जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 56 प्रश्न है कि बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के जो परिणाम हैं वो क्या होंगे। मृदा अपरदन, वैश्विक उष्णता या श्वसन संबंधी समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर टिक होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसका एक कारण तो मृदा अपरदन है। वायु प्रदूषण जब होगा मृदा अपरदन का कारण, दूसरा आएगा कि वैश्विक उष्णता भी बढ़ेगी और श्वसन संबंधी समस्याएं भी होंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार जो हैं वो संख्या का पिरामिड या बायोस का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पारिस्थितिकी पिरामिड के जो प्रकार हैं वो संख्या का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, ये तीनों शामिल इसमें हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में किसे जाना जाता है। हरे पौधे, जंतु, मानव या जल। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जो माना जाता है वो हरे पौधों को माना जाता है। किसको? ग्रीन प्लांट्स को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपका है कि मेढक व मकड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर से संबंधित हैं कौन? मेढक और मकड़ी। तो मेढक और मकड़ी जो संबंधित हैं वो स्तर 3 से संबंधित हैं, लेवल 3 से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के लेवल 3 से संबंधित मेढक और मकड़ी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रथम चरण, पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रथम चरण संबंधित है पेड़ व घास से, शाकाहारी से, उपभोक्ता से या सर्प से। तो 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो प्रथम चरण है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 और 61 दो प्रश्न मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ। ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट के आधार पर इसका आंसर दिया जाना है।
आप एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक इसी प्रकार से लगभग 3 से 4 प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से पूछे जाएंगे। इस यानी कि पिरामिड से और पारिस्थितिकी तंत्र से लगभग 10 प्रश्न आने हैं, तो सभी लोग पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं बता ही रहा हूँ, बाकी कल की क्लास में भी क्लास होगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से इन सभी प्रश्नों पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवाऊँगा। ओके, 61 नंबर प्रश्न आपका है कि खाज पिरामिड का आधार है संकरा, चौड़ा, लंबा या गोलाकार। ठीक है, तो खाज पिरामिड का जो प्रमुख आधार है वो यहाँ पर सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए 62 नंबर प्रश्न आपका है कि बिल व मिडला गेट्स फाउंडेशन फंड्स देता है। बिल और मिडला गेट्स फाउंडेशन किस लिए हमें फंड देता है? वैश्विक स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रम के लिए, या तकनीकों के लिए, शांति के लिए, युद्ध के लिए? तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। वैश्विक स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रम के लिए बिल व मिडला गेट्स फाउंडेशन हमें फंड देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न आपका है। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए आए हैं, चाहे वो आप बीए के छात्र छात्राएं हों, चाहे आप बीकॉम में हों या फिर आप बीएससी से हों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेगुलरली क्लास मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। ओके, 63 नंबर प्रश्न है समाज संबंधों का जाल है, यह किसने कहा था? तो समाज संबंधों का जाल है, ये किसने व्याख्या किया था? ये मीर ने कहा था, या आकबर ने, या लीकाक ने, या फिर मैकाइवर ने कहा था? तो आपको दोस्तों बता दें, इस यानी जो समाज है वो संबंधों का जाल है, ये व्याख्या किया था किसने? मैकाइवर ने किया था। ठीक है, यानी मैकाइवर और जाल एक प्रकार के जो दो समाज शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने जो है बताया था कि समाज संबंधों का एक जाल है। एक समाज शास्त्री थे मैकाइवर जी, इन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कुपोषण किसके कारण से होता है? अधिक पोषण, पोषण की कमी, असंतुलित पोषण? तो दोस्तों जो कुपोषण होता है वो पोषण की कमी और असंतुलित आहार या असंतुलित पोषण जब मिलता है तब कुपोषण की समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2 और 3, यानी 2 नंबर और 3 नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 65 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है श्रेणी फर्स्ट मानव शरीर विच्छेद अपशिष्ट, श्रेणी 6 व 7 ठोस अपशिष्ट, श्रेणी 8 जो दिया गया तरल अपशिष्ट से है, और श्रेणी 8 दिया गया तरल अपशिष्ट से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से सही मिलान जो है दोस्तों वो श्रेणी 8 है, तरल अपशिष्ट। ओके, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप जो सही आंसर लगाएंगे वो तीसरा है श्रेणी अपशिष्ट। तो कूट और इसमें दिया गया है दोस्तों, तो कूट में आपका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1, 2 आपका माफ करिएगा 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन ए आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। शायद इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एक आध पूरक भी प्रश्न होते हैं, तो आप लोग एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं कंफर्म नहीं हुई इस आंसर में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है क्या दोस्तों? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का भाग है? मानव विकास सूचकांक का भाग इनमें से कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, आय, या फिर बी दिया गया है कि शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, या फिर सी दिया गया जन्म से जीवन प्रत्याशा एवं आय, और डी दिया गया है कि प्रतिरक्षा बच्चों का अनुपात ज्ञान एवं आय। तो आपको बता दें इनमें से जो मानव विकास सूचकांक के भाग हैं वो जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और आय सम्मिलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 68 प्रश्न जो है आपका
वह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन दिया गया है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। तो 68 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये तीनों आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भौगोलिक कारक भी हैं, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर प्रश्न है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित हों, या फिर बी दिया गया है कि दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो। दैनिक ऑप्शन 3 दिया गया है कि दैनिक ऊर्जा ग्रहण या वसा का भाग 20 से 30% से अधिक ना हो। या ऑप्शन डी दिया गया है कि जनसंख्या को पोषण की कमी से बचाता हो। तो संतुलित आहार का तात्पर्य है दोस्तों दैनिक जीवन में दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता आपकी पूरी हो जाए, और जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, कई प्रकार के पूछे, इसमें संतुलित अगर पूछा जाता कि संतुलित खाद्य पदार्थ होते तो ये ऑप्शन ए होता। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सही। तीसरा हो जाएगा दैनिक ऊर्जा ग्रहण में वसा का भाग जो होना चाहिए वो 20 से 30% से अधिक होना चाहिए या अधिक ना हो। और चौथा है जनसंख्या के पोषण की कमी से बचाता है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, केवल और 2 और 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, बी नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी स्थिर अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी एक प्रकार की स्थिर अर्थव्यवस्था है। ये स्लोगन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या एपिको आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी स्थिर अर्थव्यवस्था है, ये स्लोगन निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर प्रश्न है दिया गया है, पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। ओके, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ, आप सबके लिए इतना मैं प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आप सबका फ़र्ज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। ओके, फिलहाल आप सबकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप लोग करेंगे जब आपका मन करेगा तभी आप सपोर्ट कर सकेंगे, लेकिन मेरा काम है कहना और मैं कहता भी हूँ, और मुझे आशा है कि आप सब मेरा सहयोग जरूर करेंगे। ओके, चलिए 72 नंबर प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का जो प्रमुख विषय है वो विषय है अपने ग्रह में निवेश करें। इस बार जो विषय रखा गया है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अपने ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। देखिए जब भी हर साल पृथ्वी दिवस आता है तो उसका अलग अलग विषय होता है, हर बार अलग विषय, और इस बार का जो विषय रखा गया है 2022 विश्व पृथ्वी दिवस 22 का जो विषय था है नहीं दोस्तों, क्योंकि 22 का तो सब अब 23 का आएगा। ठीक है, तो इसका जो विषय था वो था अपने ग्रह में निवेश करना। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है कि द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था। पृथ्वी समिट का आयोजन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया UNCED के द्वारा, UNCED के द्वारा किया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर प्रश्न है आपका कि रियो समिट संबंधित है। रियो समिट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया जैव विविधता पर सम्मेलन, या ग्रीन हाउस गैस से, या ओजोन रिक्तीकरण से, या आर्द्रभूमि से। तो रियो समिट जो संबंधित है दोस्तों किससे संबंधित था? वह जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, रियो समिट संबंधित है जैव विविधता पर सम्मेलन से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है 2014 में भारत में लॉन्च किया गया जो लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए प्रभावी प्रसार उपकरण है। वायु गुणवत्ता
प्रबंधन प्रणाली, या फिर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, या फिर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, या वायु प्रदूषण प्रबंधन और मॉडलिंग। तो 75 नंबर प्रश्न जो आपका है उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 में भारत में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2014 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में लॉन्च किया गया था। लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसार का एक प्रकार का उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न दिया गया है। 76 नंबर प्रश्न आपका है कि करोल मॉडल के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर। तो इसके जो 4 स्तर हैं वो है परोपकारी, आर्थिक, कानून और नैतिक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 76 नंबर प्रश्न का। सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके चलिए 77 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, जो पूछा गया था कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह है एक दिशीय या द्विदिशीय या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सही जवाब कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी रहेंगे, और कोई भी क्वेश्चन है अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। ओके चलिए 79 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी लेता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 20। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी? ऑप्शन आपका दिया गया 168वीं रैंक, 180वीं रैंक, 107वीं रैंक या 97वीं रैंक। तो आपको बता दें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रैंक रही है? 180वीं रैंक रही है। ठीक है 180वीं रैंक रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का। ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एसडीजी से तात्पर्य क्या है? जो एसडीजी है इससे क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एसडीजी से तात्पर्य है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी का तात्पर्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर प्रश्न आपका है जो पूछा गया है कि हाल ही में 7वां भारतीय जल सप्ताह मनाया गया है। हाल ही में दोस्तों 7वां भारतीय जल सप्ताह मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया रखा आपका कि 16 से 22 जुलाई 2022 के बीच में, 1 से 7 नवंबर 2022 के बीच में, या सी दिया गया है 22 से 29 जून 2022 के बीच, या 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच। तो आपको बता दें जो हाल ही में 7वां भारतीय जल सप्ताह मनाया गया है वो 1 से 7 नवंबर 2020 के बीच मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्रदूषण के स्रोत पावर प्लांट, शीत वन, औद्योगिक प्रवाह या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें ऊष्मीय प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं, प्रदूषण के स्रोत प्रमुख पूछा जाता तो औद्योगिक प्रवाह होता, लेकिन यहाँ पर ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत पूछे गए तो ये सभी एक प्रकार के ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84।
84 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है कि समुदाय की विशेषताएं हैं हम की भावना, समान भौगोलिक सीमाएं या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? हम की भावना और समान भौगोलिक सीमाएं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों होगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ए पे कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर ए बी ऑप्शन टिक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप सी मानकर चलिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा समुदाय की विशेषताएं, तो आप ध्यान रखिएगा समान भौगोलिक सीमाएं और समान सतत विकास। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पर सी सही आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में किस देश ने प्रथम स्थान सुनिश्चित किया है? ऑप्शन ए दिया गया डेनमार्क, फिनलैंड, यूएस या फिर नॉर्वे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो 86 नंबर प्रश्न में जो सही आंसर है दोस्तों वो फिनलैंड का है। फिनलैंड ने विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, यानी सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका सल्फेट एवं नाइट्रो एरोसस, बी दिया गया है आपका ब्लैक कार्बन एरोसस, और सी दिया गया है दोस्तों सरफेस ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरफेस ओजोन पर जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा गया है, पर्यावरण पर राष्ट्र संघ सम्मेलन जिसे पृथ्वी समिट के नाम से जाना जाता है ये कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण पर राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी समिट के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया रियो डी जेनेरियो में, या क्योटो में, या स्टॉकहोम, या फिर कोपेनहेगन में। तो आपको बता दें 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में जिसे पृथ्वी समिट के नाम से जाना जाता है, यानी पर्यावरण पर राष्ट्र संघ सम्मेलन जिसे पृथ्वी समिट के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा की जल अम्लता किसके कारण होती है? सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? इसका पीएच मान 5.6 के आसपास होता है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो विश्व शांति सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक रही है वो 135वीं रैंक रही है। कितनी रैंक रही है दोस्तों? 135वीं रैंक रही है। इसलिए इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दिया गया बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो आपको बता दूं किस शहर, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश माफ करेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर ने प्रथम स्थान, यानी कि शहर यहाँ पर पूछा गया कि भारत के किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो किसने किया है? इंदौर ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी, जिसे जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। डेमोग्राफी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता में शामिल है मानवीय अपशिष्ट का निपटान, जल पूर्ति व आवास या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरणीय स्वच्छता में ये सभी शामिल हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानवीय अपशिष्ट का निपटान, जल आपूर्ति व आवास, ये सभी प्रकार के पर्यावरणीय स्वच्छता में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जल प्रदूषण के मापन की मुख्य इकाई, द मेन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैविक ऑक्सीजन की मांग, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, जल प्रदूषण के मापन की जो मुख्य इकाई है वह है BOD। क्या है दोस्तों? BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। एक प्रकार से जल प्रदूषण के मापन की मुख्य इकाई कौन सी है? जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन आपका है, गुलाबी क्रांति संबंधित है आलू से उत्पादन से, मांस प्रौद्योगिकी एवं प्याज उत्पादन से, या अनाज उत्पादन से, या शहद उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है मांस प्रौद्योगिकी एवं प्याज के उत्पादन से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप टाइफाइड टिक करिएगा। टाइफाइड जो है एक प्रकार का जल जनित रोग है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव घुलनशील प्रदूषक है? जैव घुलनशील प्रदूषक, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अपशिष्ट, एम्बेस्टॉक्स, या फिर आपका दिया गया प्लास्टिक या पॉलीथीन। तो दोस्तों आपको बता दें, जैव घुलनशील जो प्रदूषक हैं वह स्वैग हैं, यानी कि अपशिष्ट जो है जिसे जैव घुलनशील प्रदूषक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, SDG 11 किससे संबंधित है? तो SDG 11 जो संबंधित है दोस्तों वो सतत शहर एवं समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जो पूछा गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं, इसके पहले भी 2 क्लासेस हुई हैं ह्यूमन वैल्यू की, और एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया है, तो वो क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन पेपर आप पढ़ करके जाइए, 100% आपको वहीं से मार्क्स मिल जाएंगे। 75 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी 75, जिनमें से आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन सही करना है पासिंग मार्क के लिए। ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है एक बात का, आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी किताब कौन सी है? स्वामी विवेकानंद जी की किताब के बारे में तैयार कर लीजिएगा। APJ अब्दुल कलाम के बारे में और महात्मा गांधी के आंदोलन आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो आप दिवस याद कर लीजिएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, जो कि मैं क्लास में बता चुका हूँ। और नेक्स्ट क्लास कल होगी जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप सबसे मेरा सादर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, जहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।